Hi dear learners of English grammar, greetings. This is M. Rahman and you are attending OSC classes of English language. We welcome you to our lecture number 13 in which we have a topic conditional sentences. This topic is from adverb clause but today we will learn in Hindi version and the topic will be translation. हम इन conditional sentences को translation पर बेस करके पढ़ेंगे. जनरली क्या होता है कि क्लोजेस हमें पता होती हैं लेकिन जब हम ट्रांसलेशन करने के पर्पस से क्लोजेस को पढ़ते हैं तो हमें कई सारी जगह पर बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. प्रॉब्लम क्या होती है कि अब तक हमें जो ट्रांसलेशन की हैबिट पड़ी हुई है वह है शब्दों के अनुसार ट्रांसलेट करना. सबसे पहले हमने टेंसेस को अंडरस्टैंड करना सीखा. टेंसेस के बाद फिर हमने स्ट्रक्चर्स को समझा. और प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें अब तक अपनी ट्रांसलेशन में वर्ड्स के अकॉर्डिंग टेंसेस को पहचानने की आदत होती है. दूसरे स्ट्रक्चर्स हमें, अगर हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा तो हमें उस स्ट्रक्चर को याद करना होता है कि पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर आपका सब्जेक्ट और फिर आगे जो भी कुछ रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो आता है. प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम ट्रांसलेशन करने के लिए आते हैं तो हमें जो नॉर्मल सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन के स्ट्रक्चर्स हैं, सपोज करिए अगर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हमें वही पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस लगाने की आदत होती है और वर्ड्स के आधार पर हम टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं. जबकि क्लोजेस में बिल्कुल जरूरी नहीं होता कि अगर कहीं गागी ये दे रखा है तो वह फ्यूचर ही हो. तो इन सारी चीजों को हमें देखना है. उसको आज हम कंडीशनल सेंटेंसेस में सीखेंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस जिनके अंदर कंडीशन दी गई हो तो वहां पर किस तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे और किस तरह से हम सेंटेंस के टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे. एक्चुअली लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज क्लोज. हालांकि प्रीवियस लेक्चर्स में क्लोज की डेफिनेशंस आपने समझ ली होंगी. क्लोज बेस्ड सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें एक से ज्यादा वर्ब आती हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस का एक हिंदी सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है. अगर वह सही से नहीं समझेगा तो बहुत कष्ट उठाएगा. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर दो वर्ब्स हैं, एक उठाएगा और एक समझेगा. तो यहाँ पर एक से ज्यादा वर्ब किसी क्लोज के होने के लिए यहाँ पर शर्त है कि एक से ज्यादा वर्ब्स हों. अब वो वर्ब्स हमने कंडीशनल सेंटेंस मींस एडवर्ब क्लोज के आधार पर यहाँ पर रखी हैं. तो आज हम सीखेंगे कि कंडीशनल सेंटेंस कैसे बनाते हैं. कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस वे होते हैं जिसमें एक क्लोज में आपको कंडीशन रखी हुई हो और दूसरी क्लोज में आपका रिजल्ट आया हुआ हो. तो यहाँ पर हम समझते हैं रूल नंबर 1 में, अगर वह सही से नहीं समझेगा तो बहुत कष्ट उठाएगा. तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कंडीशनल सेंटेंस को इंडिकेट करने के लिए अगर, यदि जैसे शब्द या होने की दशा में जैसे शब्द आते हैं और उनको हम इंग्लिश में इफ, प्रोवाइडेड दैट, इन केस, सपोजिंग जैसे वर्ड और वर्ड्स को यूज करके हम कंजंक्शन के तौर पर यूज करते हैं. फिर आगे जो क्लोजेस हैं उनको ऐड करते हैं. तो यहाँ पर आया अगर वह सही से नहीं समझेगा. तो ये रूल नंबर 1 है. इसमें हम ये देख रहे हैं कि पहले आपका अगर मीन्स के अगर के साथ कंडीशन आया, तो इसमें इफ के साथ कंडीशन आया, फिर जो दूसरा पार्ट आपका यहाँ पर बचा तो वह बहुत कष्ट उठाएगा. तो ये है आपका रिजल्ट. तो इनके बीच में ये जो तो है, इस तो की जगह पर आप इंग्लिश में कॉमा लगाते हैं और फिर रिजल्ट को ऐड करते हैं. अगर आपका रिजल्ट का पार्ट इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर आप फुल स्टॉप लगाएंगे. पंक्चुएशन को इस तरह से लिखना है, तो की जगह पर THEN देन नहीं लिखते हैं. अब ये हमारा पहला रूल है कि इफ के साथ कंडीशन में अगर फ्यूचर इंडिकेटिंग हिंदी आ जाए, ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए जो हमें फ्यूचर की तरफ इशारा बताता है कि यह सेंटेंस फ्यूचर में है, अगर वह सही से नहीं समझेगा तो इसका रूल यह होता है कि इफ के साथ फ्यूचर बेस्ड क्लोज आने पर आपको उसको प्रेजेंट में बदलना होता है. तो यहाँ पर वही बात आ गई ना, जैसा आप आई से यहाँ पर देख रहे हैं आपको वैसे देखने को फॉलो नहीं करना, बल्कि आपको टेक्निकली अंडरस्टैंड करना है कि इफ के साथ विल, शैल या फ्यूचर नहीं आता, बल्कि आपको उस रिटन सेंटेंस में प्रेजेंट में यूज करना है. तो अगर सही से नहीं समझेगा तो इसमें आप क्या करेंगे, इफ ही, अगर के लिए आपने यहाँ पर इफ लगाया, सही से नहीं समझेगा
तो आप जनरली इसे लिखेंगे इफ ही विल नॉट अंडरस्टैंड, इफ ही विल नॉट अंडरस्टैंड सही से, प्रॉपरली। अब तो के लिए क्या करना है, यहाँ पर जो आपको तो दिया गया है, इस तो के लिए आपने यहाँ पर दैन नहीं लगाना बल्कि कॉमा लगाना है। वह बहुत कष्ट उठाएगा, अब यहाँ पर वह भी नहीं दे रखा, तो यही जो सब्जेक्ट ही है आप यहाँ पर दोबारा लिखेंगे, ही विल सफर मच, सफर मीन्स कष्ट उठाना और बहुत ज्यादा मच। तो यहाँ पर हमने अगर हम शब्दों को देखें तो ट्रांसलेशन बिल्कुल सही किया, बट टेक्निकली इट्स ऑल रॉन्ग। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको फ्यूचर है अगर इंडेफिनिट है तो आपको डज नॉट, डू नॉट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फ्यूचर इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे, और अगर विल बी शैल बी आ रहा है तो फिर हम उसे टू बी में बदलेंगे, इज आर एम में। तो इफ ही डज नॉट अंडरस्टैंड प्रॉपरली, अगर वह सही से नहीं समझेगा, तो बाद का जो फ्यूचर है मीन्स रिजल्ट का जो फ्यूचर है, बाद का कहना मुनासिब नहीं है, तो उसमें आप क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको आप जो है फ्यूचर इंडेफिनिट कर लेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट पहला क्या रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो फ्यूचर होता है उसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर लेते हैं, और बाद का आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का फ्यूचर इंडेफिनिट ही रहता है। तो क्या सीखा कि अगर आपका रिजल्ट फ्यूचर में है तो फ्यूचर इंडेफिनिट रहेगा, और अगर आपका जो कंडीशन है वो फ्यूचर में है तो आपको प्रेजेंट में करना पड़ेगा। एक दूसरा हिंदी का सेंटेंस लेते हैं, अगर वह खुश होगा, अगर वह खुश होगा तो उसके फादर या उसके पापा मुझे बताएंगे, मुझे बताएंगे। तो अब यहां पर आया अगर वह खुश होगा, तो आपने लिखा इफ, खुश होने में क्या आएगा, विल बी हैप्पी। अभी हमने क्या किया था, हमने किया था कि अगर फ्यूचर इंडेफिनिट यहां पर दिया गया है तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट को किस में बदल लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और बाद का फ्यूचर इंडेफिनिट ही रहता है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, इफ ही विल बी हैप्पी, तो अब यहां पर वर्ब तो है नहीं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी वर्ब यूज करें, तो विल के साथ बी आने पर आप इनकी जगह पर इज आर एम यूज करेंगे। इफ ही इज हैप्पी his father will tell me। तो आपने यहां पर देखा कि जो आपकी इफ वाली जो क्लॉज है उसमें फ्यूचर कभी नहीं आता। अगर आपको एरर फाइंडिंग के लिए ये सेंटेंस दे दिया जाए और स्पॉटिंग एरर में बिल दे दिया जाए तो आप बिल्कुल बंद करके बता दीजिए कि इसके अंदर फ्यूचर रॉन्ग है, यहाँ पर प्रेजेंट आएगा, और इस रिजल्ट में जो फ्यूचर है तो फ्यूचर ही रहेगा। अब यहाँ पर एक चीज और देख सकते हैं, अगर आपका सेंटेंस है अगर वह खेले या अगर वह खेलेगा, अगर वह खेलेगा तो मैं क्या करूंगा, तो मैं क्या करूंगा। अब यहां पर क्या आ गया, इंटरोगेटिव आ गया। तो अब इस इंटरोगेटिव को क्या करोगे, इफ ही प्लेस कॉमा मैं क्या करूंगा, तो ये जो इंटरोगेटिव है ये इंटरोगेटिव रहेगा, फ्यूचर का फ्यूचर ही रहेगा। व्हाट विल आई डू, और आप अगर चाहे शैल तो शैल भी लगा दे, ये कोई ऐसा मैटर नहीं है। यहाँ पर फिर आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो ये जो क्वेश्चन मार्क आपका आएगा ये रिजल्ट वाली क्लोज के स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस के अकॉर्डिंग आएगा। आप इसको यहां से कॉपी करके अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा है रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 में क्या आप देख रहे हैं, अगर वह यहाँ नहीं आया तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप हिंदी के एतबार से देखें तो लिटिल बिट यहाँ पर चेंज है। यहाँ पर आया कि अगर वह यहाँ नहीं आया, अगर हम इस सेंटेंस को
देखें तो ये हमें पास्ट इंडेफिनिट जैसा लगता है, लेकिन अगर हम इसका सेंस देखें तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड सेंटेंस है। अगर वह यहाँ नहीं आया तो अगर हम ऐसे कहें अगर वह यहाँ नहीं आएगा तो भी ये सेंटेंस सही होगा। अगर वह यहाँ नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे? लेकिन ये सेंटेंस जो फ्यूचर इंडिकेट करता है, अगर यह आया है पास्ट इंडेफिनिट में और आप इसे पास्ट इंडेफिनिट में लिखना चाहते हैं, आप चाहें तो इसकी ट्रांसलेशन फ्यूचर मान करके प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर सकते हैं। लेकिन अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में आया तो पास्ट इंडेफिनिट में अगर आपकी कंडीशन है तो फिर आप जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को आप जो है विल अगर आ गया आपका तो आप उसको वुड और शैल आ गया तो शुड करेंगे, ये आपको याद रखना है। तो आइए शुरू करते हैं सेंटेंस को। अगर वह यहां नहीं आया तो क्या ट्रांसलेशन होगी? इफ ही डिड नॉट कम हियर, तो के लिए कॉमा, आप क्या करेंगे? इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर यूज करेंगे आप। विल का क्या हो जाएगा? वुड। ये आपको इस तरह से लिखकर काटना नहीं है, ये केवल ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड, आपको समझाने के लिए है। व्हाट वुड यू डू? अब इस बार हम एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर को बदलकर भी देखेंगे, कहीं आपको ऐसा न लगने लगे कि बिगिनिंग में इफ लिखते हैं फिर उसके आगे की जो प्रोसीडिंग्स हैं या फॉर्मेलिटीज उन्हें पूरा करते हैं, ऐसा नहीं है। आप चाहें तो इस क्लोज को जिसमें इफ नहीं आया को भी पहले लिख सकते हैं। इस तरह से दोनों ही स्ट्रक्चर्स आपके सही होंगे। व्हाट वुड यू डू? अब यहां पर जो इफ है, इफ आ जाएगा आपका बीच में कंजंक्शन के तौर पर, और जो ये फर्स्ट क्लोज थी ये अब सेकंड नंबर पर चली जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो चेंजेस हैं जहां पर, वो चेंजेस वहीं पर करने होंगे। इफ के चेंजेस इफ में और उस क्लोज में जिसमें इफ नहीं आता वो उसी तरह से आपको फॉलो करनी होगी। क्वेश्चन मार्क अभी भी यहां पर लगेगा। ये इफ वाला पूरा पार्ट जो इफ वाली क्लोज है वो पीछे आ गई है और कंजंक्शन पीछे आने की वजह से यहाँ पर कॉमा आपने नहीं लगाया है। तो इस तरह से हमने सीखा कि इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट आने पर भी फ्यूचर रिप्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ पर विल का वुड और शैल का शुड करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आई और वी के साथ शैल आता है तो उसका शुड करेंगे, और जो दूसरे प्रोनाउंस हैं नाउन उनके साथ विल आता है तो उसका आप यहाँ पर वुड करेंगे। कि अगर आप इफ की जगह पर यहाँ पर प्रोवाइडेड दैट लगाना चाहें, इन केस लगाना चाहें, तो आप इसी सेम सेंटेंस को कंजंक्शन बदलकर यहाँ पर लिख सकते हैं। इन केस भी रिप्रेजेंट करता है इफ को, तो इन केस ही डिड नॉट कम या प्रोवाइडेड दैट ही डिड नॉट कम, तो भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इनमें किसी तरह का कोई चेंज आ जाए। अब इसी सेंटेंस के बेस पर हम कुछ और भी सीखने वाले हैं। अगर हमने इफ के साथ नॉट का यूज करना है तो आपको अनलेस यूज करना हो, आप इसकी जगह अनलेस भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा सेंटेंस इफ ही, अगर उसने मेरी बात नहीं सुनी, इफ ही डिड नॉट लिसन टू मी, इफ ही डिड नॉट लिसन टू मी, हाउ, वह कैसे पास होगा, हाउ वुड ही पास। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर हिंदी नहीं लिखी है और आप लेक्चर सुन रहे हैं, तो आप सुनते हुए सेंटेंस को लिख लीजिए। अगर उसने मेरी बात नहीं सुनी, तो ये सेंटेंस सुनने में हमें पास्ट इंडेफिनिट का लग रहा है, लेकिन अपने आप में फ्यूचर शो ही है। तो आपने इसे पास्ट इंडेफिनिट में लिख लिया। लिखने के बाद आपको विल का वुड और शैल का शुड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो अब आप क्या करेंगे? अब यहाँ पर ये तो आप सीख गए कि पास्ट इंडेफिनिट आने पर विल का वुड करते हैं, लेकिन यही सेंटेंस ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इस रूल को आप ध्यान रखिए कि अनलेस का मतलब होता है इफ के साथ नॉट आना जरूरी है। तो अगर आपने जो इफ आया था और इसका जो नॉट आया, तो नॉट के साथ डिड भी था, तो आप क्या करेंगे? अनलेस, इसमें क्या करेंगे? आपने सब्जेक्ट लिखा अनलेस और नॉट हटा तो डिड भी हटा, तो ये क्या हो जाएगा? LISTENED, लिसन टू मी, कॉमा
ये वाला पूरा पार्ट आप एज इट इज लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क। तो आप देख रहे हैं कि अनलेस का मतलब होता है कि इफ के साथ नॉट एडेड है। अगर ये इंडेफिनिट है तो डिड तो नॉट के साथ आता है, अब आपने नॉट हटाया तो डिड भी चला जाएगा और फॉर्म हो जाएगी सेटिंग एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल रिमेन द सेम, वो एज इट इज रहेगा। तो आप ये उतार लीजिए, ये आपके ट्रांसलेशन के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। अब यहाँ पर हम आते हैं रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 में हमारे सामने सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सभी स्ट्रक्चर्स में आप डिफरेंस करके चलिएगा। अगर कोई भी मेहमान मेरे यहाँ आता है तो ये ईश्वर की कृपा होगी। तो इसमें मेहमान का आना और ईश्वर की कृपा होना की कृपा बताती है कि हम फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। अगर मेरे यहाँ कोई मेहमान आता है तो ये अगर कोई मेरे यहाँ मेहमान आएगा के इक्विवेलेंट है तो ये फ्यूचर भी शो करता है। अगर मेरे यहाँ कोई मेहमान आया तो सुनने में पास्ट इंडेफिनिट जैसा लग रहा है, लेकिन ये तीनों सेंटेंसेस ही फ्यूचर शोइंग है। तो हम यहाँ पर इसके जो हिंदी के रीडिंग वर्ड्स हैं के अकॉर्डिंग इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि अगर हमें इफ के साथ कोई भी प्रेजेंट का जो है टेंस दे दिया जाए। अभी हमने रूल नंबर 1 में सीखा था कि जो हम फ्यूचर आता है तो उसका प्रेजेंट बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि जब प्रेजेंट आए और उसका प्रेजेंट ही रहने दें, वो वाला प्रेजेंट नहीं जो फ्यूचर का बनाते हैं। प्रेजेंट देख करके हमने प्रेजेंट ही छोड़ दिया तो जो बाद का जो रिजल्ट वाला पार्ट है वो आपका फ्यूचर भी हो सकता है, वो आपका इंपेरेटिव भी हो सकता है, वह आपका प्रेजेंट भी हो सकता है, उसमें आपकी मॉडल्स भी आ सकती हैं, उसमें आप टू बी भी यूज कर सकते हैं। टू बी का मतलब क्या होता है? इज, आर, एम। यहां पर वॉज वर्ब की बात नहीं है। तो ये आपके जो आपका एक कह सकते हैं कि फॉर्मूला है वो बन गया इस स्ट्रक्चर को लेकर के। अब इसकी ट्रांसलेशन को देख करके बात करते हैं कि यहाँ क्या हो सकता है। अगर मेरे यहाँ कोई भी मेहमान आता है, इफ सम गेस्ट या इफ एनी गेस्ट, इफ के साथ एनी सुटेबल होता है, इफ एनी गेस्ट कम्स टू मी, तो मेरे यहाँ के लिए टू मी लगाना है, यहाँ की हियर वगैरह नहीं लगाया जाएगा। इफ एनी गेस्ट कम्स टू मी, तो के लिए आपने कॉमा लगाया, ये ईश्वर की कृपा होगी। इट विल बी ग्रेस ऑफ गॉड, इट विल बी ग्रेस ऑफ गॉड। तो यहां पर जो ग्रेस ऑफ गॉड है इसको हमने फ्यूचर में लिखा। तो देख करके हम जब हम इसकी हिंदी निकालेंगे, वापस हिंदी निकालेंगे, तो इसकी हिंदी ये भी हो सकती है, अगर मेरे यहाँ कोई मेहमान आएगा तो ईश्वर की कृपा होगी। और सीधे सीधे से अगर ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में रहा, और अगर मेरे यहाँ कोई मेहमान आता है तो ईश्वर की कृपा होगी। अब इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए बदल दें, अगर मेरे यहाँ कोई मेहमान आता है, ये हो गया एक टाइप, दूसरे में आ गया तो अच्छी बात है। मान लीजिए हमने दूसरा पार्ट लिया तो अच्छी बात है, यह बात होगी। अब हमने फ्यूचर ले लिया, अब हम प्रेजेंट लेंगे, तो हम लिखेंगे कॉमा इट्स या इट इज फाइन, अच्छी बात होगी। अब इसके आगे तो के बाद हमने इंपेरेटिव कहा, तो उनको या उसको आने दो, उसको आने दो। अब ये क्या हो गया? अब ये हो गया इंपेरेटिव। तो आप देखेंगे यहां पर कि जो आपका ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो इफ से शुरू हुआ है वह एज इट इज रहेगा, इफ एनी गेस्ट कम टू मी। तो आप लिखेंगे अगला कॉमा के बाद उनको आने दो, लेट हिम, अगर एक है तो हिम और प्लूरल है तो देम, कम, तो उनको आने दो। अब हम टू बी का सेंटेंस लिखते हैं, तो अच्छी बात है, तो अच्छी बात है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? यहां पर हम देख रहे हैं कि ये एज इट इज है, इसके साथ इतनी वैरायटी। आपके जो ये प्रिंसिपल क्लोज वाला पार्ट है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, तो इफ से दूसरा वाला जो पार्ट है
यहाँ प्रेजेंट आने पर, इफ के साथ प्रेजेंट आने पर ये इतने टाइप के सेंटेंस जो क्लोजेस हैं वो आप यहाँ पर बना सकते हैं इन इंपेरेटिव मूड का यूज करके, प्रेजेंट के टेंस का यूज करके, मॉडल्स का यूज करके और टू बी का यूज करके। तो अब हम, तो अच्छी बात है, तो आप लिख देंगे ये, सॉरी, अच्छी बात दो बार रिपीट हो गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। हम लिखेंगे अब यहाँ पर तो दूसरों को बुरा नहीं मानना चाहिए, तो दूसरों को बुरा नहीं मानना चाहिए, दूसरों को बुरा नहीं मानना चाहिए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अब की बार हमने क्या किया है, अब की बार हमने यहाँ पर मॉडल का यूज किया है चाहिए। एक तो शुड होता है जो शैल से बनाया जाता है, ये क्लोज पास्ट में होने पर, लेकिन ये प्रेजेंट में है तो ये शैल का शुड नहीं बनाया गया बल्कि एक मॉडल है, और इस मॉडल के अंदर हमने शुड को यूज किया है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि दूसरों को बुरा नहीं मानना चाहिए, अदर्स शुड नॉट माइंड इट। बुरा मानना मतलब शुड नॉट माइंड इट। तो यहां पर आपने शुड यूज किया, तो आपने क्या सीखा कि शुड का यूज मॉडल के तौर पर आया, यहाँ पर इंपेरेटिव लिया, यहाँ पर टू बी लिया, यहाँ पर आपने फ्यूचर लिया। तो ये यहाँ से हमारा रूल ये साबित होता है कि इफ के साथ प्रेजेंट आने पर आप ये सारे जो पार्ट्स ऑफ आपकी रिमेनिंग क्लोज है उसमें ये टेंसेस, मॉडल्स और मूड यूज कर सकते हैं। अगर इसमें इंटरोगेटिव आ जाए ये वाला फ्यूचर होने पर या प्रेजेंट होने पर, तो आप इंटरोगेटिव ही बनाएंगे, कोई इशू नहीं है। और अगर ये जो आपकी विदाउट इफ वाला पार्ट जो क्लोज है, अगर आप इसे पहले लिखें और इफ वाले को बाद में लिखें तो फिर इफ बीच में आएगा और कॉमन नहीं लगेगा। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हैं। इस रूल नंबर 4 में आप देखेंगे हमने लिखा है अनफुलफिल्ड इमेजिनेशन। अब ये अनफुलफिल्ड इमेजिनेशन क्या होती है? अनफुलफिल्ड का मतलब है जो पूरी ना हुई हो, जो डिजायर करी लेकिन वो पूरी नहीं हुई, वो अनफुलफिल्ड है। इमेजिनेशन कल्पना, हमने कोई बात सोची लेकिन वो पूरी नहीं हुई, ये पास्ट को डिनोट करती है। अगर वह समय से खाना खाता तो अपनी सेहत नष्ट ना करता, इट मीन्स टाइम बीत चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। इसी को थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। अगर वह समय से खाना खाएगा, ये फ्यूचर की तरफ जा रही है बात। अगर वह समय से खाना खाता है तो प्रेजेंट में बोल रहे हैं लेकिन फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन अगर वह समय से खाना खाता तो अपनी सेहत नष्ट नहीं करता, यानी समय बीत गया, अब कुछ नहीं हो सकता। तो इस दशा में आपका रूल ये बनता है, इफ के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज आपको करना ही करना है, और उसके साथ वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आप लगाते हैं। अगर आप इस वुड हैव की जगह शुड हैव करें तो वह रॉन्ग होगा। याद रहे कि जब इफ के साथ आपका पास्ट इंडेफिनिट इधर आया था जो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता था, फ्यूचर ओरिएंटेड था, तो आप विल का वुड, शैल का शुड करते थे। लेकिन जो बात हो ही नहीं पाई, कर लेता तो हो जाता, तो इसमें परफेक्ट पास्ट का आएगा, और उस केस में वुड, केवल वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म करनी है। ये बिल्कुल आपका फर्स्ट एंड आपका हार्ड एंड फास्ट रूल है, आपको ये याद रखना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अगर चेंजिंग कहीं आपको करनी है तो आप वुड हैव, माइट हैव और कुड हैव, तीनों में से कोई एक मॉडल यूज कर सकते हैं। वुड हैव आपका जनरली यूज किया जाता है। आइए अब इसकी हम करते हैं यहाँ पर ट्रांसलेशन। तो क्या होगा, इफ ही समय से खाना खाता, तो यहां पर आएगा इफ ही हैड टेकन फूड, यहां पर आप मील्स भी कह सकते हैं, समय से, ऑन टाइम। अब यहां तो के लिए क्या लगाएंगे, कॉमा, अपनी सेहत नष्ट न करता। तो बिल्कुल पहले रूल की तरह से आप इसी ही को, क्योंकि ये पूरा पार्ट जो है इसी ही के लिए है, तो आप दोबारा से सब्जेक्ट का यूज करेंगे। ही वुड नॉट हैव, ठीक है, ruin his health, ruin his health।
तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि वुड हैव हमें जो है हेल्पिंग वर्ब नजर आ रही है, लेकिन अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब में एक से ज्यादा वर्ड्स हैं तो ऑलवेज रिमेंबर कि नॉट ऑलवेज वगैरह पहले वाले वर्ड के बाद ही रखें, और पहला वाला वर्ड ही ब्रेक होता है इंटरोगेटिव क्लोज बनाने में। अगर आप इसको क्वेश्चन बनाते तो केवल वुड उठ करके सब्जेक्ट से पहले जाता, हैव हमेशा वर्ब के पास ही रहता, और पहले वाले पार्ट के बाद ही नॉट लगाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर लिखा वुड नॉट रूइन हिज हेल्थ, तो यहाँ पर हमने वुड नॉट जरूरत थी तो लगाया, ठीक है, नहीं होता तो नहीं लगाते, और हैव के साथ आपने रूइन बर्बाद करने की थर्ड फॉर्म लगाई अपनी हेल्थ। यहाँ पर आपको एक नई जानकारी और होने वाली है। इंटरनेशनल बुक्स में आप देखेंगे कि हम लोग इंडिया में जनरली इफ के साथ हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसमें आप जरूरी नहीं है कि इफ का यूज करें, आप इस स्ट्रक्चर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, हैड ही टेकन फूड या मील्स ऑन टाइम, ही वुड नॉट, और पूरा सेंटेंस आपने लिख लेना है। द मेन चेंज इज कि whenever you come across this type of structure you think that it is interrogative, but actually it's not interrogative. हेड शुरू में आने पर हमें ये पता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब अगर आई तो यस यूरोटाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हेड पहले आया, अगर इस हेड आने पर और इसके साथ थर्ड फॉर्म आने पर ये कॉम्बिनेशन आपका आता है कि वुड नॉट हैव रूइन। अब जो भी कुछ आ गया है वो आ जाएगा, तो अगर वुड के साथ हैव आने पर थर्ड फॉर्म आ गया तो डेफिनेटली ये इंटरोगेटिव नहीं होगा, ये इफ की जगह यूज किया गया है। जब आप इसकी हिंदी निकालेंगे तो अपने आप से ही आपको इफ का अगर का यूज करना पड़ेगा। तो आप जब कभी सोचें कि क्या किसी कंडीशन का इंटरोगेटिव बन सकता है, कंडीशन वाला पार्ट कभी भी इंटरोगेटिव नहीं हो सकता। अगर इंटरोगेटिव होना है तो आपका जो रिजल्ट वाला पार्ट है वही होगा। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन माइंड से निकाल दें कि हेड पहले आने पर ये इंटरोगेटिव है, नहीं, ये इफ का एक नया आपका रूप है। अगर हमें इसका इंटरोगेटिव बनाना होता तो क्या वह अपनी सेहत नष्ट नहीं करता, तो क्या के लिए आप लिखते वुड ही नॉट हैव रूइंड हिज हेल्थ। तो इस तरह से आपका ये 4th नंबर रूल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आपके ट्रांसलेशन में हमेशा से अच्छा काम करेगा। जब भी हमें क्लास 10th में सेंटेंस कंप्लीशन कई बार करने के लिए आते हैं कि हमें इतना सेंटेंस दे दिया गया कि हैडंट टेकन फूड ऑन हिज टाइम, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि थोड़ा सा कोई पार्ट एडवर्ब वगैरह लगाकर सेंटेंस को पूरा करते हैं, ये रॉन्ग है। तो सेंटेंस कंप्लीशन में आप हमेशा क्लोज के थ्रू सेंटेंस कंप्लीट करें तो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और वो आपकी नॉलेज को भी डिस्प्ले करता है। तो आई होप कि ये सारे जो चारों रूल्स हैं कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड ये समझ में आए होंगे। अभी हम आपको एक और रूल बताने वाले हैं, उसको और ध्यान से सुनिएगा, आपकी ट्रांसलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। इस रूल नंबर 5 में हम देखेंगे कि यहाँ भी इमेजिनेशन है, लेकिन यहाँ कौन सी इमेजिनेशन है। रूल नंबर 4 में हमने देखा था अनफुलफिल्ड इमेजिनेशन, लेकिन ये इमेजिनेशन फुलफिल हो भी सकती है, नहीं भी। काश को छोड़ते हैं, अगर हम कहें अगर मैं एक चिड़िया हो जाऊं, अगर मैं एक पक्षी बन जाऊं तो ऊंचे आकाश में उड़ूं, तो ये जो है ऐसी इच्छा है जो जरूरी नहीं, मतलब जरूरी तो छोड़िए पूरी ही नहीं होगी, लेकिन ये इच्छा अगर मैं एक ऑफिसर हो जाऊं ये फुलफिलिंग लगती है कि हाँ ये संभव है, अगर कोशिश की जाए सही समय से तो ऐसा हो सकता है। तो इच्छा यहाँ पर फ्यूचर बेस्ड होनी जरूरी है, जरूरी नहीं कि वो फुलफिल होने वाली हो या फुलफिल ना होने वाली हो। इमेजिनेशन अगर फ्यूचर ओरिएंटेड है, डिजायर है टू बी मीन्स कुछ बनने से रिलेटेड, तो आपकी जो ट्रांसलेशन है वो आप किस तरह से करेंगे, आप हमेशा याद रखिए उसके अंदर आप वर्ब का यूज करते हैं। चाहे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, आप हमेशा उसमें वर्ब का यूज करते हैं और आप लिखते हैं इफ आई वर एन ऑफिसर, इफ आई वर एन ऑफिसर कॉमा अच्छा जीवन यापन करूं या करूंगा, तो यहां पर आया मैं, तो यहां आपको लगाना है आई, और यहां पर आपको हमेशा हमेशा वुड ही लगाना है। यहां पर आपको
वुड ही लगाना है। तो वुड पास अ गुड लाइफ। अब यहां पर कई सारे कंफ्यूजन्स हैं। देखिए, जब ये वाला पार्ट आपका पास्ट इंडेफिनिट का आया, जब ये वाला पार्ट आपका पास्ट इंडेफिनिट का आया, तो आपने क्या करना होता है, आपका ये वाला पार्ट पास्ट इंडेफिनिट आने पर विल का वुड शैल का शुड होता है। अगर ये पास्ट परफेक्ट में आए तो यहाँ पर केवल वुड हैव होता है। और अगर यहाँ पर आई के साथ वर्ब हो जाऊं जिसमें होने का सेंस हो और कोई वर्ब न हो, तो यहाँ पर वुड होना ही होता है, कोई दूसरा मॉडल नहीं आ सकता। ये आपको याद रखना है। वन मोर थिंग इज देयर, यू कैन रीराइट दिस सेंटेंस इनटू दिस स्ट्रक्चर। व्हाट I an officer, कॉमा, ये सेंटेंस एज इट इज रहेगा। ये इंटरोगेटिव भी हो सकता है हिंदी के अकॉर्डिंग। तो वर्ब का पहले आना इसे इंटरोगेटिव नहीं बनाता। जिस तरह से हेड हम पहले लाए थे उसी तरह से आप वर्ब पहले लगा करके इस तरह के सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन कर सकते हैं। आई होप कि ये लेक्चर कंडीशनल सेंटेंसेस बेस्ड हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाला है। इस तरह के सारे लेक्चर्स को देखने के लिए, लिटरेचर के सिलेबस को पूरा करने के लिए और आपकी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, वोकैबुलरी के एनहेंसमेंट के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। सो स्टूडेंट्स, सी यू सून, कीप ऑन वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।